नमस्कार। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मां सरस्वती की वंदना के बाद अब हमारा समय है आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का। आज जैसे आपको मालूम है, आज का हमारा सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत गंभीर विषय है जो वैसे टैक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम सभी टैक्स प्रोफेशनल से और अदरवाइज सभी लोग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज हमें हर जगह छूती है। दफ्तर में, घर में, बच्चों के साथ हम नेट बैंकिंग करते हैं और इन सब चीजों के साथ हमें साइबर सिक्योरिटी का इशू रहता है। तो आज इस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का प्रारंभ करा जाए, मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी से कि वो आए और आज के कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। अरविंद जी आइए प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी और सभी साथियों का। आदरणीय अशोक भैया, राय साहब, श्रद्धेय राय साहब, हमारे महामंत्री जी, हमारे सभी साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। जितनी तेजी के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत जुड़े। हमने नारा दिया था कि पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, अपने साथी को बताएंगे। और आज हम एक नई बात कहना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं कहने जा रहे हैं कि चंद रोजा जिंदगी है, बेवक्त यूं जाया न कर, और संगठन के वास्ते कदम से कदम मिलाया कर, कदम से कदम मिलाया कर। हम आग्रह करेंगे विक्रम जी से कि कार्यक्रम को विक्रम जी। धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ साथी चंद्रमोहन बंसल जी ने हमें कुछ संदेश भेजा है, तो मैं सबसे पहले चंद्रमोहन बंसल जी का संदेश आप साथ शेयर करना चाहूंगा। श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, अध्यक्ष यूपी टैक्स बार एसोसिएशन। मैं चंद्रमोहन बंसल, एडवोकेट, फाउंडर मेंबर, मेरठ से कहना चाहूँगा कि आज ज्ञान ज्योति के वेबिनार का मैंने अवलोकन किया, पार्टिसिपेट किया। उसमें बीएन राय साहब ने बहुत अच्छा अपना लेक्चर दिया, ज्ञानवर्धक था। और उसके बाद जो ब्रीफिंग की विक्रम चावला जी ने और आनंद सिंघल जी ने, वो बहुत अच्छी थी। उसको पढ़ करके जो है काफ़ी पूरा सेटिस्फेक्शन मिला। एक विषय की जानकारी ठीक प्रकार से मिली, जो कि सराहनीय है। मैं इस ज्ञान ज्योति वेबिनार का अच्छा भविष्य देखता हूं और आशा करता हूं कि इससे जो है यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों का ज्ञानवर्धन बराबर चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद बंसल साहब, आपके शब्द बड़े प्रेरणा स्रोत थे और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो आज मैं कार्यक्रम शुरू करने के लिए अब मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंघल जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की लॉ कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कि आए और मुख्य वक्ता का इंट्रोडक्शन दें। आनंद सिंघल जी प्लीज। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमें अपने फाउंडर मेंबर का आशीर्वाद मिला है। यूपी टैक्स बार इन्हीं सब प्रोत्साहनों से आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा पूरा विश्वास है हमें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो विक्रम भाई ने थोड़ा सा एक डिफरेंट हमारे सामने एस्पेक्ट रखा है, सबके लिए बहुत आवश्यक है, हम सबके लिए यही। क्योंकि कहना यह है कि साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑफिसर्स, ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए लॉ को, जैसे हम जीएसटी को जानना या इनकम टैक्स को जानना, उसी तरीके से इसमें भी हमें अपनी पारंगत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी हमारा
जिस तरह से गोपनीयता की बात करता है, तो जब और आज की तारीख में कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी, अदरवाइज वी कैन से इट एज कंप्यूटर सिक्योरिटी, इट इज ए प्रोसेस टू सिक्योर network device, data from being damaged, manipulate, theft and misuse by unauthorized person और cyber attack. ये हाईजैक होने से भी हमको हर तरह से इसको अपने डाटा को जो है बचाना है, और किस तरह से वो मैनिपुलेट ना होने पाए, किसी दूसरे अनऑथराइज पर्सन के हाथों में ना लग पाए। आज का हमारा यही सिक्योर करने की कोशिश की है विक्रम भाई ने, और आज के हमारे इस के वो जो व्याख्यान दे रहे हैं, कैलिब्रेशंस जिनके हमें सुनने को मिलेंगे, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे, आप समझिए ज्यादा उसमें, क्योंकि इज ए साइबर गुरु के तरीके से साइबर गुरु के रूप में मशहूर हैं मिस्टर अनुज अग्रवाल। अभी भी हमने इनको इसके पहले भी कुछ दिन पहले सुना है और आज भी हम सुन रहे हैं इनको, तो ऐसी उम्मीद है कौन सा ऐसा सिर्फ कारपोरेट सेक्टर नहीं, कोई स्टेट सेक्टर नहीं, पुलिस का सेक्टर नहीं है, आप किसी भी स्थान पर हर जगह आपकी सेवाएं उन्होंने प्राप्त की है। तो पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय आपकी मान्यता इस क्षेत्र में है। हम आपको सुनने के लिए लालायित हैं। मैं बीच में बहुत देर आपके बीच में नहीं रहूंगा, आप आए और अपने व्याख्यान को शुरू करें। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, उम्मीद आपने नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी उपस्थित महानुभाव अभिवक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि 250 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर्स यहाँ पे सब मौजूद हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। प्लीज शुरू कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम संक्षिप्त में साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, लीगल मैंडेट को समझेंगे कि हमें साइबर क्राइम के इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि अभी प्रमुख वक्ताओं ने इसके बारे में कुछ प्रकाश अवश्य डाला कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। फिर हम कुछ कंटेम्परेरी साइबर इश्यूज, 2-3, ज्यादा नहीं क्योंकि समय की कमी रहेगी, उन पे प्रकाश डालेंगे कि वो किस तरह के इश्यूज हैं। जब हम लोग अपने ऑफिसेस को कंबाइन कर रहे हैं, अब सभी लोग घरों से काम कर रहे हैं, और ये समस्या कोई पिछले 40-50 दिन या अगले 1-2 महीने की नहीं है। वास्तविकता ये है कि विशेषज्ञों की राय है कि ये बार बार ऐसी समस्याएं आएंगी, और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो जहां तक संभव हो अगर हम लोग घर से काम कर पाएं तो हम सभी के लिए अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉल्यूशन में कमी आती है, तेजी से हम अपने आचार विचार, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हम एक्सचेंज करते हैं। कुछ थ्रेड्स जब हम ऐसा करते हैं, जब घर से काम करते हैं या दूर से काम करते हैं, उसमें कुछ नए थ्रेड्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो अभी जगह जगह से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मेरठ से भी हैं, आजमगढ़ से, लखनऊ से, इलाहाबाद, मतलब सभी जगह से हैं। अगर सभी लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो कुछ नए किस्म के थ्रेट खड़े हो जाते हैं। कैसे मैनेज करें, वायरस क्या है, वॉर्म्स क्या है, रैंसमवेयर क्या है, और एक मीडियम साइज ऑफिस, प्रोफेशनल ऑफिस की अगर हम बात करें, लॉयर्स का ऑफिस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफिस हो, अगर एक मीडियम साइज फर्म है तो क्या वो इस प्रकार की सुविधा क्रिएट कर सकती है? क्या ये बहुत कॉस्टली नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल हैं, ऑरेकल हैं, ये तो पहले ही वर्क फ्रॉम होम पिछले 10-20 सालों से कर रहे हैं, और हर समय इनके 20-25% लोग जो है वर्क फ्रॉम होम में रहते हैं। और दुनिया के तमाम कोने से भारत लगातार अमेरिका की कंपनीज के साथ
ऑनलाइन काम कर रहा है, $150 बिलियन का हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, लेकिन क्या इसको छोटे ऑफिस वाले अडॉप्ट कर सकते हैं? ये एक प्रश्न मुझे लगता है सभी के सामने होगा कि जो छोटे छोटे ऑफिसेज हैं जहां 2, 4, 5, 10, 20 लोग काम करते हैं, एक प्रोफेशनल का ऑफिस है जहां पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते आईटी सिस्टम्स में, तो क्या वो लोग भी इसमें कर सकते हैं? तो इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे, आईटी एक्ट के कुछ बेसिक प्रोविजंस पे चर्चा करेंगे कि लीगल सैंक्टिटी क्या है इस सारे चीज़ों की, और अगर ऐसा करते हुए कोई नई ऑफेंस हो जाते हैं, कोई हमारा डेटा चुरा लेता है, तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लॉ में है? बहुत संक्षिप्त में उस पर चर्चा करेंगे। मेरे बारे में जैसा कि बताया गया इंट्रोडक्शन में, I head an organization called Center for Research on Cybercrime and Cyber Law. I'm also advisor to the National Institute of Criminology, Digital Syllabus Review, Ministry of Home. I'm a visiting faculty to various ministries, and I have written a book, Cybercrime First Responder Guide, which is a standard operating procedure for the law enforcement for the investigation of cyber as the digital evidence. Apart from that, I am a regular faculty to various chambers of commerce, institutes, and professional bodies. I'm also faculty to almost all the police units in the country, including CBI, NIA, Narcotics Control Bureau, as well as the tax authorities. I regularly train judiciary and public prosecutors. This is the book. And the unique thing about this book is that it is written in English as well as in Hindi. So if someone gets a copy, side by side, he gets the Hindi translation written. I am also a cyber law speaker, a cyber crime speaker. If you go to Google, you typically find my name on the first or the second place. Regularly give my brief to the media, almost all channels, including Doordarshan and Raj Sabha TV. They keep on calling me or they keep on visiting me for anything. If Modi ji talks about cyber world, I will be in Doordarshan. Spoken on cyber issues, almost all 100 colleges and universities. Various justices, Justice Vivek Agarwal, Allahabad High Court, and various officers, judiciary of Delhi High Court, etc., etc. Police officials, narcotics, defense secretary, EOW, Ajit Doval Saab, so on and so forth. Now let's understand what we do as an organization, and that also has some opportunity for our lawyer friends, although you are more focused towards the tax. But today, if you look at all the information, even for the taxation purposes, they are all there in the IT systems. There is hardly any information which is now paper-based. All the information is now based out of computers, PCs, laptops, servers, online. So we had been training a lot of police and law enforcement people, judges, and then we conduct cybercrime investigations, economic offense and fraud investigation, as well as the privacy compliance. Email, WhatsApp, Facebook, Twitter, and social media investigations, boardroom and other data theft investigations. And we also conduct vulnerability assessment and security audit. Now, vulnerability assessment is something very, very important. See, if you are working from your home, and all your information is in your computer or on your mobile, whether somebody who is not having access to your computer, say your username and password, can that person get access to your files? That is an analysis which is called vulnerability assessment. I just give you an information that one day while having lunch, one of the person in my office, a trainee, he खेलते खेलते उसने बगल वाले ऑफिस का नेटवर्क में एंट्री की और उनकी सारी अकाउंटिंग और टैक्सेशन डिटेल्स हमारे कंप्यूटर पे आने लगी। तो इतना आसान कई बार होता है, अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है
इतना आसान होता है, उसको ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई जीएसटी या आईटी की रिटर्न आपने तैयार करके रखी हुई है और किसी ऐसे पर्सन ने उसको हैक किया तो आपकी रिटर्न को चेंज कर सकता है और जो फिर आप गलत फॉर्म में उसको अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में डेटा कई बार डिलीट हो जाता है, जानबूझ के हो जाता है या किसी तकनीकी खराबी से भी हो जाता है, तो उसको भी रिकवर करते हैं हम लोग। ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, कभी भी कोई हमसे संपर्क कर सकता है, ऑलवेज स्वागत है। अब हम समझते हैं कि साइबर क्राइम चीज क्या है, और ये बड़ा यूनिक किस्म का क्राइम है। आमतौर पे जो क्राइम होता है उसमें एक क्राइम करने वाला होता है, ऑफेंडर होता है, और एक विक्टिम होता है जिसके ऊपर क्राइम किया जाता है। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि जो कंप्यूटर या मोबाइल क्राइम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो खुद भी क्राइम का शिकार हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को जिसको आप हैक करने के लिए यूज कर रहे हैं वो खुद भी हैक हो सकता है। तो ये एक बड़ा मजेदार किस्म का एक क्राइम है। अब हम कुछ जो साइबर क्राइम होते हैं उसके बारे में समझेंगे कि वो किस प्रकार के क्राइम है और कैसे होते हैं। और जब हम इस पे चर्चा करेंगे बहुत ही संक्षिप्त में कि कैसे वो होते हैं, तो शायद आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि उनको कैसे रोका जा सकता है। मैं टेक्निकल चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल सामान्य ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी लोगों को निजी और प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बचाने में मदद मिलेगी। तो देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा आज देश के सामने या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सामने या जहां पर भी आईपीआर है, जहां पर भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीटी या एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। जो हैकिंग की एक्टिविटी है वो कोई एक दिन में या एक घंटे में नहीं होती है, इसमें 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल का समय लगता है। और जिस प्रकार से जो स्थानीय अपराधी होते हैं, और अगर उन्हें कोई बड़ा अपराध करना है तो पहले कोई 2-3 लोग मोटरसाइकिल पे या कार में बैठकर आते हैं और आसपास घूम के सब जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर कुछ अंदर घुसने का रास्ता है, कहाँ से वो बच के भागेंगे, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स को भी जब किसी बड़े डेटा सोर्स को, सर्वर को हैक करना होता है, गवर्नमेंट को, डिफेंस को हैक करना होता है, तो पहले उसकी रिकनेसेंस करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, ये देखते हैं कि उसमें कहीं कोई कमी, कहीं कोई कमजोरी या कोई ऐसा द्वार छोटा सा मिल जाए जहां से एक छोटी सी एंट्री करी जाए। उसके बाद एक मेलवेयर, जिसे हम समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे को किसी को टूटे हुए दरवाजे में से या किले के किसी छोटे से जहां से 2 या 3 ईंट निकाल के अंदर घुसा दिया, और फिर वो अंदर से जाके एक बड़ा दरवाजा खोलता है, और फिर जो साइबर अपराधी है वो डेटा को वहां से कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। आजकल जो दूसरे बड़े अपराध हो रहे हैं, जो इनका सबका शिकार आप सभी बन चुके होंगे, इन द सेंस कि आपके पास वो मैसेज आ चुके होंगे, वो है ईमेल स्पूफिंग। कैसी कैसी ईमेल आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आती है कि आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, अपनी निजी जानकारी तुरंत दें, और उसके बाद एक कोड आएगा, उस कोड को अगर आप वेरीफाई कर देंगे तो जो सरकार ने 5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स की इमीडिएट रिफंड की घोषणा करी है कोविड-19 की वजह से, वो आपको तुरंत दे दिया जाएगा। या तो वो ईमेल नकली या गलत एड्रेस से आई हुई होती है, या वो बिल्कुल सही एड्रेस से आई हुई होती है, लेकिन वो एक स्पूफ किया हुआ एड्रेस होता है, और अगर आपने अपनी निजी जानकारी उसमें डाल दी तो आपकी जानकारी भी चोरी हो जाएगी, और अगर आपने ओटीपी शेयर कर दिया तो आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, मैं आपको उसके भी स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। डेटा थेफ्ट, जैसे कि हमारे विक्रम चावला जी ने भी इसका जिक्र किया, अरविंद गुप्ता जी ने भी इसका जिक्र किया कि जो डेटा है उसका चोरी आजकल बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कंप्यूटर से डेटा चोरी हो सकता है, ईमेल का डेटा चोरी हो सकता है, जब हम एक पेन ड्राइव के माध्यम से या किसी ड्राइव के माध्यम से दूसरे लोगों को अपनी जानकारी, केस फाइल्स, तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो उसके चोरी हो जाने का खतरा लगातार बना रहता है। वो जानबूझ के भी हो जाता है और कई बार बिना हमारी जानकारी भी हो जाता है। तो बिना जानकारी हो जाता है क्योंकि वहां कंप्यूटर में पहले से ही कोई वायरस या मेलवेयर जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है, और वो आपकी जानकारी के बिना ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो साइबर क्रिमिनल्स को बेचता रहता है। और ये बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पर भी हो रहा है। जब हम
कुछ एप्स को डाउनलोड कर रहे हैं आजकल, खास तौर पे कुछ 20, 25, 30 एप्स, चाइनीज एप्स का नाम बार बार हम लोग सुनते चले आते हैं, जिसमें वी चैट और इस टाइप के स्नैप चैट जैसे कई हैं, टिकटॉक है। तो वो लगातार, फेसबुक खास तौर पे अभी कर रहा है, आपका डेटा लगातार ट्रैक करते रहते हैं और वो विदेशों में रखे हुए अपने सर्वर्स पे आपकी निजी जानकारी, आपके क्रियाकलाप रिकॉर्ड करते रहते हैं और उसे कभी भी आपके खिलाफ, आपके देश, आपके समाज, आपकी एसोसिएशन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे काफी रिसर्च चल रही है और आर्मी ने कम से कम 25-30 एप्स की एक लिस्ट बना के अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी हुई है कि वो सब इससे दूर रहें, इन ऐप से दूर रहें। तो मेरा आप सभी को भी सजेशन है कि आप जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनको देखें कि वो क्या परमिशन मांग रहे हैं। वो आपके कैमरे की परमिशन ले रहे हैं, वो आपके माइक्रोफोन की परमिशन ले रहे हैं, वो आपके डिस्क की परमिशन, SMS की परमिशन मांग रहे हैं, उसे ना दें। और जो आपका एक निजी फोन है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, जहां तक हो सके उस पर गेम्स और फ्री एप्स को डाउनलोड ना करें। अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो 2 फोन रखें, एक में बेयर मिनिमम गूगल वन के जो ऑथराइज्ड एप्स हैं खाली वो रखें, और दूसरे फोन में फिर ठीक है आप कुछ भी डाउनलोड करें, XXX देखें, वो आपकी मर्जी है, बट दैट रिस्क यू आर कैरिंग, प्लीज रिमेंबर। और वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं चलता है जब तक कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, और अदरवाइज कैजुअल यूजर को तो उसका बिल्कुल पता नहीं चलता और आपकी इंफॉर्मेशन चुपचाप ट्रांसफर होती रहती है। एक और जो बहुत बड़ी खतरे की चीज है, आप लोगों ने शायद कभी एक नाम सुना होगा जिसको डार्कनेट कहते हैं। एक इंटरनेट है जिसको कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से जो हम जानकारी जो भी हम ढूंढते हैं वो हम लोग उसको इंटरनेट कहते हैं। लेकिन इसी इंटरनेट का एक बड़ा भाई है जिसको डार्कनेट कहते हैं, और जो इंटरनेट से करीब करीब 9 गुना बड़ा है, जहां पे जाने के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है, लेकिन वहां पे आप एनोनाइमस रहते हैं, आपके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, और उसका साइज बहुत बड़ा है। दुनिया भर में इलीगल चीजों की खरीद फरोख्त, जिसमें हथियार, ड्रग्स, क्रेडेंशियल्स, जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, जो आपकी निजी जानकारी है, ऐसी सब जानकारी अगर मैं अभी बात करूं कि मुझे आजमगढ़ में कितने लोगों के पास गोल्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो ये जानकारी मुझे डार्क नेट पे आसानी से मिल जाएगी। कुछ पैसे खर्च होंगे, 5 रुपए 10 रुपए पर क्रेडेंशियल। गुप्ता जी आप सुन रहे हैं सर? तो आपकी जानकारी मुझसे दूर नहीं है। अशोक कुमार जी आपकी जानकारी हमसे दूर नहीं है। तो अगर हमें आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी चाहिए है तो हमें आपसे मांगने की जरूरत नहीं है, आपको भी मिल सकती है। तो ये तमाम मार्केट्स हैं डार्कनेट के जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनमें ये सब चीजें बिकती हैं। आपको कोई भी ड्रग्स चाहिए तो आपको सड़क पे नकली ड्रग्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन मार्केट्स में गारंटेड चीजें आपको मिलती हैं, होम डिलीवरी, डिस्क्रीट पैकिंग, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज है, और वो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। AK-47 आपको चाहिए है या उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहता है। रीजनेबल प्राइस है, एकदम गारंटेड डिलीवरी है, और नकली चीजें आमतौर पे यहाँ नहीं मिलती है। और दुनिया में आपको कहीं से भी चाहिए है तो हर देश की अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी ड्रग्स में होती है, तो वो आपको वहीं से डायरेक्ट सप्लाई बढ़िया मिलेगी, कोई नकली माल यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा आज हमारे समाज के सामने है कि जाने अनजाने लोग इस प्रकार के जगहों पे पहुंचते हैं और वहां से बहुत बड़ा स्केल पर साइबर अपराध ही हम उन्हें कहेंगे या सामाजिक अपराध कह लीजिए, संचालित हो रहे हैं। तो ये आज हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज बना। रैंसमवेयर के बारे में कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। ये एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का मैलवेयर है जो आपके डेटा को चोरी नहीं करता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में या फोन में उस डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि आप कुछ बिटकॉइन 1.5-2 लाख 5 लाख पेमेंट करिए, तब आपका डेटा आपको एक्सेस होगा। तो ये इसलिए जब तक ये होस्टेज सिचुएशन हो जाती है,
फिरौती वाला सिचुएशन हो जाती है। तो आज दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा कंप्यूटर या फोन ही है, क्योंकि सारी जानकारी तो उसी में ही है। तो अगर वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो रैंसमवेयर एक नई और बड़ी समस्या, चुनौती बनती जा रही है। एक दूसरा एंगल है वुमेन एम्प्लॉय हैरेसमेंट का। आपके ऑफिस में, कार्यस्थलों पर महिलाएं काम करती हैं और कुछ लोग महिलाओं को सोशल मीडिया, ईमेल इत्यादि के माध्यम से ऑब्सीन मटेरियल भेजते हैं। जिस व्यक्ति का ऑफिस है, जो ऑफिस का ओनर है, लॉ का प्रोविजन है कि वो ही उसका उत्तरदायी माना जाएगा। ऑब्वियसली जिसने भेजा है वो तो उत्तरदायी है ही है, लेकिन अगर हम देखते हैं विकैरियस क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आती है तो जो ऑफिस का ओनर है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। वायरलेस पासवर्ड ब्रीच, ज्यादातर लोग वाईफाई यूज कर रहे होंगे फोन में या कंप्यूटर में, तो वाईफाई का पासवर्ड हैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर भाभी जी का नाम पता है तो उसके आगे 1 2 3 4 लगाएं, या मोबाइल नंबर का 5 डिजिट पहले या बाद के लें और भाभी जी के नंबर के साथ जोड़ दें, या आपकी गाड़ी के नंबर के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ दें, तो शायद ज्यादातर लोगों का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो आप वाईफाई का पासवर्ड है थोड़ा मुश्किल रखें, क्योंकि आपकी वाईफाई आपके घर के बाहर भी एक्सेस हो जाती है। तो कोई अपराधी उसको आसानी से एक्सेस करके और कोई खतरनाक किस्म का मैसेज अगर भेजता है तो आईपी ट्रेस होके आपकी ही आएगी और फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा एक मामला बॉम्बे में हुआ था, जब एक आतंकवादी बम विस्फोट की घटना से ठीक पहले एक ईमेल आई थी जिसमें उस बम विस्फोट के बारे में कहा गया था, और बाद में वो आईपी ट्रेस हुआ तो बॉम्बे में कोई अमेरिकन सिटीजन था, उसकी आईपी ट्रेस हुई, क्योंकि वो उसका आईपी का जो पासवर्ड था वो उस अपराधी ने ट्रैक कर लिया था, ब्रीच कर लिया था। तो आपका भी अगर इसी प्रकार से वाईफाई का पासवर्ड कोई यूज कर लेता है और कोई ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन इधर उधर एक्सचेंज करता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो सभी लोग अपने वाईफाई के पासवर्ड को थोड़ा मुश्किल बनाएं और हो सके तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में उसको बदलते रहें। अब देखिए, जो पासवर्ड्स की बात आई है तो इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को दिखा रहा है। यानी कि जो हम गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं तो ये बता रहा है कि किस किस दिन आप कौन कौन सी वेबसाइट पर गए थे और कौन कौन से पेजेस पे आप गए थे। आमतौर पे एक ऑप्शन आता है, जैसे हम अगर बैंक की या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जाते हैं, सेव पासवर्ड। तो जब हम सेव पासवर्ड करते हैं तो वो इस ब्राउजिंग हिस्ट्री में ही वो पासवर्ड सेव हो जाता है। अगर ये पासवर्ड आपके ब्राउजर में सेव है और कोई वायरस या मैलवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को चोरी करके क्रिमिनल को भेज देता है, और वो क्रिमिनल बिना आपके कंप्यूटर की एक्सेस किए हुए स्वयं जाकर अपने कंप्यूटर से आपके इनकम टैक्स पोर्टल को, जीएसटी पोर्टल को या आपके बैंक के डिटेल्स को यूज कर सकता है। तो जहां तक संभव हो सके सेव पासवर्ड का ऑप्शन ना लें, क्योंकि ब्राउजर में जो पासवर्ड सेव होता है वो अक्सर प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो आपका कोई इस ऑफिस का बंदा भी जिस समय आपका कंप्यूटर खुला हुआ है ब्राउजर हिस्ट्री चेक करके वो पासवर्ड्स को देख सकता है। तो जहां तक संभव हो आप लोग अपने ब्राउजर में, एप्स में पासवर्ड्स को सेव ना करें। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है आपके ऑफिस में, जब आप लोगों से कहते हैं कि भाई आप की गलत बात है, आप ऑफिस में बैठ कर XXX देख रहे हैं या फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पहला आर्गुमेंट दिया जाता है कि साहब आपने कभी मना ही नहीं किया आज तक। बात भी कुछ हद तक सही है। तो आप सभी लोग अपने अपने ऑफिसेज में एक आईटी की पॉलिसी बनाएं कि भाई हमारे ऑफिस में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड। लोग घर में क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब वो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, चाहे वो होम ऑफिस है या आपका प्रॉपर ऑफिस है या ऑफिशियल कंप्यूटर है, तो उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। सोशल मीडिया पे अगर आपने गूगल या फेसबुक को एक्सेस करना अलाउ भी किया है तो भी आप नियम बनाएं कि किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार के कमेंट्स आपके ऑफिस में बैठ के भेजना अलाउड है। या आपकी कोई ऑफिशियल ट्विटर एक्सेस कर रहा है, चला रहा है, कोई ऑफिशियल फेसबुक चला रहा है,
ऑफिशियल जीमेल यूज कर रहा है तो किस तरह की ईमेल भेज सकता है, किस तरह की ईमेल नहीं भेज सकता है, ये जरूरी है। अपने सभी क्लाइंट्स को भी आप जो है इसके बारे में गाइड करें कि वो सारे जो आपके क्लाइंट्स हैं वो अपने यहाँ एक आईटी एंड साइबर पॉलिसी को बनाएं कि कौन व्यक्ति कौन सा पासवर्ड रखेगा, कौन सा पासवर्ड नहीं रखेगा, उसे कब बदला जाएगा और किस प्रकार की जानकारी कंप्यूटर के किस हिस्से में रखी जाएगी, किस किस को एक्सेस दी जाएगी, और आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ट्विटर हैंडल है, उसको कौन चलाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई गलत जानकारी आपके ऑफिशियल हैंडल से, आपके ऑफिशियल ईमेल से भेजी जाती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार माने जाएंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को कभी ना कभी साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर करती है, उकसाती है या उनसे गलती से हो जाती है। तो अवेयरनेस जरूरी है। आप सभी लोग कोशिश करें कि 15 दिन में, 1 महीने में जो आपके बेसिक एटिकेट्स हैं, जो नियम हैं, उनको सबको रिमाइंड करते रहें ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि मुझे ध्यान नहीं रहा या मेरी जानकारी में नहीं था इसलिए गलती हुई। क्योंकि जानकारी ही बचाव है। एक बार कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशन करना और उससे कोई मतलब निकालना बड़ा मुश्किल है। अभी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं उनको धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है। दूसरा, ये जो साइबर क्राइम है वो ग्लोबल है, वो कहीं से भी बैठ के साइबर क्राइम कहीं भी किया जा सकता है। तो अपराधियों को पकड़ना और न्याय दिलाना वैसे ही हमारे सिस्टम में इतना मुश्किल है जो कि फिजिकल क्राइम को पकड़ना और उसमें न्याय दिलाना मुश्किल हो रहा है, तो साइबर के मामले में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक चीज मैं आपकी और जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक रिसर्च के मुताबिक 66% साइबर क्राइम के मामलों में कहीं ना कहीं जो इनसाइडर हैं, चाहे वो जानबूझ के या उनकी गलती की वजह से ही ये क्राइम हुआ है। तो जब तक हम लोग अंदर से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, इस प्रकार की जो क्राइम है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इसको रोकने का तरीका क्या है कि हम अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को रोकें। अब हम लोग ब्रीफ में 1-2 साइबर क्राइम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी आसानी से क्राइम हो रहे हैं और क्रिमिनल कितने स्मार्ट होके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है साइबर क्राइम का वो है वाटरिंग होल अटैक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत मुश्किल इन्होंने सब्जेक्ट शुरू कर दिया। कितने लोग हैं जो वाटरिंग होल के बारे में जानते हैं? खैर, मैं आपका मुश्किल सवाल आसान किए दे रहा हूँ। वाटरिंग होल का मतलब है वो जगह जहां पानी भरा हुआ है, जैसे कोई तालाब वगैरह। अब अगर मान लीजिए जंगल में शिकार करना है किसी शेर को, तो सबसे आसान जगह कौन सी है? तालाब के पास बैठना, झाड़ी में छुप के, क्योंकि वहां सारे जानवर आते हैं। इसके अलावा एक दूसरा कारण और भी होता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि वो सिंगल टास्किंग के लिए बना है। बाकी तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत सारे चीजों में सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। लेकिन जब कोई जानवर या मनुष्य पानी पी रहा है तो उसका ध्यान थोड़ा सा बट जाता है। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो फोन पे बात करते समय घड़ी ना करे। तो इंटरनेट पे वाटरिंग होल कहाँ होते हैं? इंटरनेट पे वाटरिंग होल होते हैं फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया के जगह हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के वाटरिंग होल हैं। क्यों है? एक तो इन पे बहुत बड़ी संख्या में लोग, फेसबुक पे माना जा रहा है कि दुनिया में 160 करोड़ लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बस इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस पर इतनी जानकारी, फेक जानकारी, रंग बिरंगी जानकारी आती रहती है कि लोग वहां से हटना ही नहीं चाहते और हर चीज की जानकारी वहां मिलती है। अगर अभी आप किसी को ये जिक्र करें, मैं जैसे कि मैं सुन रहा था कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोग आपस में छोटी छोटी निजी चर्चाएं कर रहे थे। अगर कोई ये चर्चा करता कि भाई पैर में बहुत दर्द हो रहा है तो उसको 10-12 नुस्खे बता दिए जाते तुरंत। क्यों? आजकल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इतने सारे ट्रीटमेंट आ रहे हैं, हर व्यक्ति डॉक्टर से भी ज्यादा जानकार हो जाता है। कई बार डॉक्टर भी झेप जाते हैं कि अरे इस बारे में हमें तो पता ही नहीं था, जबकि मरीज उन्हें बता रहा होता है कि सब हम पूरी रिसर्च करके आए, जो आपने हमें बीमारी बताई थी उसके बारे में हम पूरी रिसर्च करके चले।
तो अब होता क्या है कि फेसबुक के जो आपके 2-5 हजार मित्र मंडली है, उसमें 2-4-5 अगर साइबर क्रिमिनल भी हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो साइबर क्रिमिनल आपको लगातार ट्रैक कर रहा है, आपने साइबर अपने फेसबुक पे डाला है कि मैं आज जो हूँ, अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि कोई नोएडा आना चाह रहा था किसी जरूरी काम से, तो अगर आपने अपने फेसबुक पे डाला कि हम जरूरी काम से नोएडा जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके घर पे कोई नहीं है, या अगर आज शाम को आप होटल में वो पार्टी कर रहे हैं तो इसका मतलब घर खाली है। तो अगर कोई अपराधी आपके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो वो आपके घर पे जाके पहले खाएगा पिएगा, फिर चोरी वोरी करके आपके होटल से आने से आधा घंटा पहले आराम से वहां से निकल जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से क्या करा जा रहा है कि जो मशहूर लोग हैं, जैसे हमारे अरविंद गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, इनके नाम से एक फेसबुक आईडी बनाएगा और बहुत सारे लोगों को एक इनविटेशन भेजेगा कि आप मुझसे जुड़िए। अब ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी कि जो मशहूर वकील हैं, लॉयर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, अगर वो किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे कि यार और कुछ नहीं है तो यारी दोस्ती में 2-4 फ्री की सलाह ले लेंगे, वरना वकील साहब के चेम्बर में जाएंगे तो 500-1000 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। ऐसा सोच के वो अब जो फेक अकाउंट है उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि फिर अचानक उस फेक अकाउंट से एक दिन सबको सूचना जाती है कि मैं इंग्लैंड गया था और वहां मेरा पासपोर्ट वगैरह सब खो गया है और मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, ये अकाउंट नंबर है, इसमें $500 तुरंत भिजवा दीजिए और मैं वापस लौट के आपको वापस कर दूंगा। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका नजदीकी है, मिलने वाला है, मुसीबत के समय आपको 2-4-500 $30-40-50 हजार की मदद नहीं कर सकता? वो तो जान ही रहा है कि जब भी आप आएंगे तुरंत वापस कर देंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। फेसबुक पे जब आप लिखते हैं कि मुझे मेरे लड़के को अमेरिका जाना है 1 महीने के लिए कोई स्पेशल कोर्स करने के लिए, उसको रूम किराए पर चाहिए, तो आपको तड़ातड़ बहुत सारे ऑफर आते हैं कि साहब ये कमरा इस तरीके का यहाँ अवेलेबल है, उसके फोटो आएगा और ये इतने $, पे अवेलेबल है। वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए कमरे यहाँ मिलते नहीं है, लेकिन आप चूंकि मेरे फेसबुक के मित्र हैं, मेरा नाम फलाना फलाना है और मैं आपको आई एम जॉर्ज सो एंड सो, और आप बस ये एग्रीमेंट की कॉपी पे साइन कर दीजिए और इतने $, भिजवा दीजिए, जब आप आएंगे कमरा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो कोई साइबर अपराधी है। और जो एक सबसे ज्यादा हो रहा है यंग लोगों में कि एक मैसेज आता है कि मैं जो हूँ अमेरिका में रहने वाला एक बड़ा उद्योगपति हूँ, और फिर लड़कियों के साथ मित्रता बहुत बढ़ जाती है, मित्रता इतनी बढ़ जाती है कि बिल्कुल इंटीमेसी हो जाती है, बात इतनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ तक बात पहुंच गई, 2 जिस्म मगर एक जान वाली बात हो जाती है। फिर उधर से एक ऑफर आता है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट भेज रहा हूँ। वो गिफ्ट यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद कोरियर से फोन आता है कि साहब कस्टम में फंस गया है, कस्टम में फंस गया है तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो जो विदेशी मित्र है वो कहता है कोई बात नहीं, अगले महीने तो आने ही वाले हैं, पता नहीं अगले महीने तो फिलहाल नहीं आ पाएंगे, अभी तो फ्लाइट बंद है, जब भी आएंगे तो तुम्हारे को वो 5 लाख भी दे देंगे, तुम ये गिफ्ट तो लो भाई, अभी हमने तुम्हारे लिए प्रेम का प्रतीक भेजा है। बस 5 लाख रुपए आपने ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर किए, उसके बाद वो विदेशी मित्र, वो कुरियर, वो कस्टम सब गायब हो जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जगह बनती जा रही है अपराध करने के लिए, साइबर अपराधियों के लिए। और इस समय तो मैं आपको और बताऊं मजे की बात, जबकि काफी लोग खाली बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों का काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जितने फिजिकल अपराधी थे सड़क पे तो क्या है, लोग तो है नहीं, पुलिस ही घूम रही है, जगह जगह नाके लगा रखे हैं, तो अपराधियों को अपराध करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अपराध देखिए करीब करीब 5-10% रह गया है, लेकिन साइबर अपराध जो है दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज करके, उसमें से काफी लोगों ने साइबर अपराध को अपना लिया है। इसी तरह के 2-3 और जो बड़े साइबर अपराध चल रहे हैं, उसमें रिवेंज पॉर्न का बड़ा नाम है। रिवेंज पॉर्न में आजकल एक चलन चल गया है, यंग लोग जब इंटीमेसी उनकी दूसरे माध्यमों से, तो वो एक दूसरे की न्यूड फोटो वीडियो शेयर करने की जिद करते हैं, और ये केवल शहरों में नहीं हो रहा है, उत्तराखंड के दूरदराज के गाँवों में हो रहा है। और उसके बाद अगर किसी वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो नग्न वीडियो और फोटो जो है डाल देते हैं, और फिर बहुत बड़ा एक समस्या सामाजिक और सब बन जाती है, और फिर कई लोग उससे पैसे भी मांगते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ में मैंने वैसे तो बहुत सारे
साइबर अपराध तरह तरह के हो रहे हैं, लेकिन हम प्रश्नों के माध्यम से भी आप लोगों से ले लेंगे उसको। देखिए, इस तरह की ईमेल कई बार आती हैं कि आप इसको, ये आपका जो है ऑनलाइन कोई पोर्टल अगर आप देखें ब्लू कलर में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसको आप क्लिक करिए तो आप जो है ऑनलाइन आपको रिफंड भेजा जाना है। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और वो आपकी जानकारी को चुरा सकता है। अगर आपने OTP शेयर कर दिया तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी ईमेल दिखाई देती है। ये एक्चुअल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आई है, अगर आप देखें admin@incometax.gov.in, बट ये वहां से भेजी नहीं गई है, ये एक स्पूफ मेल है और इसमें अक्सर एक लिंक दिया होता है। अगर आप देखें इस लिंक के पीछे देखिए कहीं और किसी का नाम दिया हुआ है, इनकम टैक्स इंडिया भी नहीं है, ये लिंक किसी और वेबसाइट का है। लेकिन ऐसे लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो निजी जानकारी है वो चोरी जाती है और वायरस आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। इसी तरह के और तमाम साइबर अपराध समय समय पर होते रहते हैं। अब हम ब्रीफली थोड़ा सा लीगल प्रोविजंस की तरफ जाएंगे कि कानून की क्या व्यवस्था है साइबर अपराध को लेते हुए। और एक छोटे ऑफिस को अगर हमें कंप्यूटराइज करना है तो किस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए और किस प्रकार से हम बहुत ही सस्ते में एक वर्क फ्रॉम होम पूरा सिस्टम बना सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया मैंने डिजाइन किया है कि किस प्रकार से एक आसान वर्क फ्रॉम होम बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर यूजर हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 यूजर तमाम इधर उधर कहीं भी, चाहे एक ही जगह पे हो सकते हैं, लोग अपने अपने घरों से, आपके स्टाफ हैं, आपके पार्टनर्स हैं, जुड़ सकते हैं और वो VPN के माध्यम से, VPN और इंक्रिप्शन के माध्यम से जो आपका एक मेन ऑफिशियल सर्वर है जहां पर आपकी सारी जानकारी है, एक फायरवॉल के माध्यम से उसमें जुड़ जाते हैं। और ये जो फाइल सर्वर है इसमें एक ऑटोमेटिक बैकअप होता है जिसमें आपकी जो जानकारी समय समय पर एकत्रित होती रहती है वो बैकअप होती रहती है। इस पूरे सेटअप को देखने में शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत कॉस्टली है या कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही ये कॉस्टली है। 25 से 50 हजार रुपए में ये पूरा सेटअप आपका तैयार किया जा सकता है और ये किसी भी जो टॉप कंपनी का एक सिक्योर्ड वर्क फ्रॉम होम सेटअप है उसके जैसा ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत है या सिर्फ बड़ी कंपनी ही वर्क फ्रॉम होम सिक्योरली कर सकती है, प्रॉपरली कर सकती है। अगर आप ये सेटअप क्रिएट करते हैं तो एक तो आप 24/7 काम कर सकते हैं, सैटरडे संडे डे नाइट, क्योंकि फिर इसमें जब ऑटोमेटेड हो जाएगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिस खुला है इस समय या बंद है। और दूसरा, ये लॉकडाउन या ऐसी कोई भी चीज, कर्फ्यू या कोई दंगा फसाद अगर कभी होता है तो वो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ये इन्फॉर्मेशन, या आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने शहर से बाहर गए हुए हैं, देश से बाहर गए हुए हैं, तो भी आप ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने रूटीन में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो इजीली आप अपने ऑफिस को ऑटोमेट कर सकते हैं। आज के टॉपिक का ये एक महत्वपूर्ण वो था कि किस प्रकार से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं सिक्योरली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। अब हम बहुत ही संक्षिप्त में कानूनी प्रावधानों को लेते हुए फिर अपने आप को क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक रहेगा अरविंद जी, या कोई और सजेशन है आपका? नहीं, आप बिल्कुल प्लीज कैरी ऑन कीजिए। जो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे हम आपसे बाद में पूछ लेंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सामान्य रूप से अपराधों के लिए इंडियन पेनल कोड है जो एक बहुत ही पुराना कानून है और इसमें करीब करीब सभी तरह के अपराधों को डील करने के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। लेकिन जब ये कानून बने थे आज से 150 साल या जो भी पहले, तब इस प्रकार की कोई संभावना नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं कि घर बैठे काम करना, ईमेल के थ्रू काम करना, सोशल मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तब ये सब चीजें थी नहीं, किसी के जहन में नहीं थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जबकि कंप्यूटराइज्ड सारी वर्किंग हो गई है, फिजिकल वर्किंग कम होती जा रही है, और नए नए तरह के अपराध और यंग अपराधी जो 15 से 20 साल 25 साल की प्रोफाइल है आजकल अपराधियों की, और उसमें से ज्यादातर हाईली एजुकेटेड है। पहले जो एक टिपिकल अपराधी की प्रोफाइल होती थी वो एक कम पढ़ा लिखा और समाज से टकराया हुआ व्यक्ति होता था, जो कि मजबूरियों में अपराध की तरफ मुड़ जाता था। आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की जो साइबर क्रिमिनल्स की प्रोफाइल है उसमें से ज्यादातर अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो कहीं कॉल सेंटर्स में या आईटी कंपनीज में काम कर चुके हैं, और आईटी टूल्स की उनको अच्छे से जानकारी है, लोगों की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को वो अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो वो लोगों को बेवकूफ बना पाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साइबर क्राइम में जो विक्टिम्स हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या 50%, 60%, 70% जो लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइबर अपराधी कोई गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, वो एक्चुअली संपन्न और सक्सेसफुल पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो चूंकि प्रोफाइल बदल गई है तो इसलिए कानून भी बदलना चाहिए, नए तरह का कानून होना चाहिए। तो आईटी एक्ट 2000 में बनाया गया और उसमें बहुत सारे बदलाव उसके माध्यम से करे गए, एविडेंस एक्ट में किए गए, और तमाम कई कानूनों में बदलाव किए गए जहां प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट थी। और ये अपने आप में एक कोड है जिसमें काफी अपराधों के बारे में, उनकी सजाओं के बारे में लिखा हुआ है। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था, अगर आप में से किसी को ज्यादा पढ़ने का शौक है तो ये पढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा केस है, Baji.com CEO अरेस्ट केस। ये विकारियस क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एक अच्छा केस लॉ भी है, सुप्रीम कोर्ट तक गया था ये मैटर। तो इसको अगर आप कभी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी रीडिंग मिलेगी। Baji.com एक ऑनलाइन ऑक्शन साइट थी जो बाद में ईबे ने खरीद ली। उस पर एक पोर्नोग्राफिक क्लिप किसी स्टूडेंट ने अपलोड किया फॉर सेल, और दिल्ली पुलिस की नॉलेज में आया तो उसके जो सीईओ और डायरेक्टर थे अवनीश बजाज, जो इंडियन अमेरिकन थे, उनको सेक्शन 67 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसमें 5 से 7 साल की सजा है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। इनफैक्ट इसके बाद ही लॉ में चेंज भी किया गया और सेक्शन 79 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट में विकैरियस लायबिलिटी से बचाने की कोशिश करी गई है। इसमें ऑफेंसेस बाय कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन किया गया है कि वेयर ए पर्सन कमिटिंग अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or of any rule, direction or order made there is a company, every person who at the time the contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be guilty of the contravention, shall be proceeded against. So it is again a rule about the vicarious criminal liability. So if the offense has been committed by, say, an employee of the company, the key managerial personnel, the KMPs as per the Companies Act, would be liable, which includes the director, CFO, company secretary, CEO, etc., etc. Now, what are the offenses defined? I'll go very quickly. Section 43 defines the offenses, which is basically a civil section, but Section 66 by reference creates criminal liability for all these offenses which are given in the section 43 if the person who is committing have is the criminal intent as per section 24-25 of the IPC. So क्या क्या इसमें ऑफेंसेस हैं कि अगर आपने किसी दूसरे के कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर नेटवर्क को सिर्फ एक्सेस कर लिया बिना मेरी परमिशन के, मेरे कंप्यूटर को या फोन को किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो ऑफेंस हो गया। कोई भी डेटा आपने डाउनलोड किया, कॉपी किया, एक्सट्रैक्ट किया, किसी तरह का वायरस या कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करी, किसी तरह से भी डिसरप्शन किया, डैमेज किया, ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। किसी को कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करने दिया। अब इसमें एक बड़ा मजेदार और इम्पोर्टेंट ऑफेंस है
चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय ए पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। अब ये क्या चीज है? तो मैं आपको बताऊं, मेरे घर के पास में डॉक्टर साहब रहते हैं और सुबह सुबह मिले और कहने लगे भाई अग्रवाल साहब आप बढ़िया आदमी नहीं है। मैंने कहा भाई कल तक तो सब ठीक था, ये रात में क्या हो गया अचानक? यार मैं कैसे खराब हो गया, क्या हो गया? तो बोले आपने अपने इंटरनेट का बिल नहीं भरा। तो मैंने कहा इसका आपसे क्या ताल्लुक है भाई, ये तो मेरा और इंटरनेट कंपनी का मामला है, आप क्या कलेक्शन एजेंट हो उसके? बोले नहीं मेरा इंटरनेट बंद हो गया। तो मतलब उन्होंने मेरे वाईफाई में अपना इंटरनेट चला रखा था, तो जब मेरा बंद हो गया तो ऑब्वियसली उनका भी बंद हो गया। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर मेरे किसी इस्तेमाल की चीज को कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, अगर मेरा वाईफाई कोई और यूज कर रहा है और उससे मेरा बिल बढ़ जा रहा है, मेरे को चार्जेस लग रहे नहीं लग रहे हैं, जितना मेरा इंटरनेट ज्यादा यूज होगा उतने मेरे चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो उस पर्सन से मैं उन चार्जेस को वसूल सकता हूं। दैट इज द सिविल रेमेडी ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली वी इज डूइंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट, तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर भी करा सकता हूं, क्रिमिनल चार्जेस भी ला सकता हूं। तो इस तरह के जो हैं वो अपराध इन्होंने आईटी एक्ट में डिफाइन किए हुए हैं। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण अपराध हैं जो टैक्स एडवोकेट्स को जानना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कुछ लोग अब उससे नाराज जरूर हो जाएंगे, बट क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको बताऊं। देखिए सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। Whoever fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। आप जो लोग डिजिटल सिग्नेचर अपने क्लाइंट्स के अपने ऑफिस में रखते हो और रिटर्न फाइल करते समय अपने ड्रॉअर में से, या आपका स्टाफ उसको अपने ड्रॉअर में से निकाल के फॉर्म्स पे और ऑनलाइन रिटर्न्स पे लगाता है, जिसके लिए कभी कभी आपके क्लाइंट आपको ईमेल या कागज पे लिख के ऑथोराइजेशन भी देते हैं, कई बार फोन पर ही चलता रहता है। तो ये आईटी एक्ट के मुताबिक एक अपराध है जिसकी सजा 3 साल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मुझे आप सभी लोगों को ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू बीइंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, की कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते कोई वारंट की जरूरत नहीं है और एफआईआर लिखने के बाद अरेस्ट करी जा सकती है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स 66D। तो whoever by means of any communication device or computer set cheats by personation, तो अगर किसी ने दूसरे के नाम से फेसबुक पे आईडी बना रखी है या दूसरे के नाम से किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे मजाक में कर रहा है चाहे सीरियसली कर रहा है, तो आपके नाम से अगर कोई ओपिनियन जारी कर रहा है या कोई आपका जूनियर या सीनियर या आपके स्टाफ आपकी नाम से किसी तरह की भी कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो इम्पर्सोनेशन है और उसकी भी सजा 3 साल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ प्राइवेट पार्ट्स है। आपके ऑफिस से अगर किसी किस्म की न्यूड पिक्चर किसी की बना के कोई ट्रांसमिट कर रहा है उसकी परमिशन के बिना, तो वो एक अगेन पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा ऑब्सीन मटेरियल, पोर्नोग्राफिक मटेरियल का ट्रांसमिशन, वो भी इन आईटी एक्ट के मुताबिक अपराध है। वैसे भी सीरियस अपराध है, आईपीसी के मुताबिक भी अपराध है, सोशली भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, बट आईटी एक्ट में उसको खास तौर पे अपराध घोषित किया गया है। तो अब अगर हम देखें इस पूरे आज के जो हमारा डिस्कशन हुआ है कि बहुत सारी जो हमारी साइबर की समस्याएं हैं, अब उससे बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे प्राइवेट कम्युनिकेशन हो, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो या गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन हो, आज आपको इंटरनेट का यूज तो करना ही है। आज इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपको फाइल करनी है तो ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। अगर आपको जीएसटी की रिटर्न्स पे काम करना है तो आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। सरकार से किसी भी लेवल पे, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, आपको अगर कम्युनिकेट करना है, काम करना है, तो ऑनलाइन तो काम करना ही करना है। उससे बचने की तो कोई संभावना मुझे नजर आती नहीं है। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, वो भी पूरा ऑनलाइन हो गया है। अब समस्या ये आती है कि हम इससे कैसे बचें बिना ज्यादा खर्चा किए, बिना ज्यादा मुसीबत मोल लिए।
तो जैसा कि मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ इतनी देर से कि अगर हम कुछ बेसिक हाइजीन और एटिकेट्स को यूज करें, इस्तेमाल करें, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे जब हम गाड़ी खरीदते हैं और सड़क पे गाड़ी लेके चलते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक नियमों का हम पालन करते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी को तेज नहीं चलाते हैं, गाड़ी को बाएं हाथ पर चलाते हैं, रेड लाइट पर रुकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से इंटरनेट भी एक प्रकार का हाईवे है, और जब हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो जो बेसिक हाइजीन है, जो बेसिक एटिकेट्स हैं, उनका हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें एक एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए। वो 800-1000 रुपए का साल में आता है, उसको फ्री वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना भी आपके जो लड़का आपको हार्डवेयर कंप्यूटर देता है वो आपको कितना भी कहे वकील साहब आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही चीज आपको दे रहा हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ना माने उसकी। दूसरा, आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर विंडोज का यूज करें। लैपटॉप्स के साथ तो यूजुअली लाइसेंस सॉफ्टवेयर आता ही है, लेकिन अगर आपने अनब्रांडेड पीसी भी लिया है तो कोशिश करें कि आप अपने ब्रांडेड माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ही लें। और उसकी एक तरकीब आप ये कर सकते हैं कि अपनी एसोसिएशन की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट से निगोशिएट कर लें, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लाइसेंस लेंगे तो आपको 8-10 हज़ार का मिलता है। उसकी जगह अगर आप एसोसिएशन से 200, 250, 500 लोगों का लेते हैं तो फिर आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी आप एक काम अपनी एसोसिएशन की तरफ से कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट से सीधे बात करें कि भाई हमारे सभी मेंबर्स को इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप हमसे कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लें कि हमारे एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको बहुत सस्ते दामों पे आप इसको उपलब्ध करा दें। उससे क्या होता है, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह टाइमली आपको मिलते रहते हैं, तो आपका रिस्क अपने आप से कम हो जाता है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टाफ को अवेयर करें, एक पॉलिसी बनाएं और वो सबको इससे साइन कराएं, अपने स्टाफ से, अपने पार्टनर से, कस्टमर से भी, वेंडर से भी। जब वो कम्युनिकेशन आपसे भेजें, आपके यहाँ वाईफाई में एंट्री करें, तो आप जो है उस नियमों का पालन करें। पासवर्ड जो है सेव ना करें और थोड़े मुश्किल रखें, और पासवर्ड की जगह पास फ्रेज, एक छोटा सा सेंटेंस जिसमें 15, 20, 25 कैरेक्टर हो, तो वो सेव होने की उम्मीद ज्यादा है। जहां तक संभव हो सके महीने 2 महीने में, 15 दिन में उसको बदलते रहें। ऐसी कुछ चीजें अगर आप करते रहेंगे, और जो फ्री वाली बुक्स हैं उसको डाउनलोड ना करें, फ्री गेम्स डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसमें अक्सर मेलवेयर होते हैं। और अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो उसके लिए अलग फोन रखें जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना रखें। उस पर फिर ठीक है, अगर वो एक बार को उसमें मेलवेयर या वायरस आ भी जाता है तो ठीक है, कोई निजी जानकारी तो आपकी लंबी चौड़ी उसमें है नहीं, तो अगर कोई वायरस है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ बेसिक चीजें आप करें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम के मुताबिक आप वर्क फ्रॉम होम अपना सिस्टम बना सकते हैं। वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, एकदम इफेक्टिवली काम करेगा। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, आप भी उसी तरह से अपने ऑफिस को बना सकते हैं, जिसमें आपका स्टाफ, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स और आपके जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी भी कंट्री में हो, वो बड़े आराम से सेफली काम कर सकते हैं। और ये पूरा जो सेटअप है बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको रिमोट मैनेज किया जा सकता है, ये आराम से यूज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी चर्चा का विषय था, उसको हमने जो भी सीमित समय था उसको सही इस्तेमाल करते हुए और इस पर चर्चा कर ली है। और अब मैं चाहूँगा कि अगर कोई प्रश्न लोगों के आ रहे हैं तो उसको लिया जाए, ताकि हम लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान जरूर करें। और मेरी व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल तीनों एक ही हैं। अगर मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है तो समझिए आप मुझसे पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। अदरवाइज आप मुझे कभी भी गूगल में अनुज अग्रवाल साइबर के नाम से ढूंढ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, उस पर बहुत सारी जानकारी साइबर से जुड़ी हुई वीडियो इत्यादि के माध्यम से भी उपलब्ध रहती है। धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सिंपल शब्दों में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया है जी। और अब जो है समय आ गया कुछ प्रश्नों का। जी। तो प्रश्न मेरे बहुत सारे आए हैं चैट बॉक्स में।
उनसे पहले कुछ प्रश्न मेरे अपने मन में उठे थे। आनंद जी भी हमें ज्वाइन करें। आनंद जी, आप आवाज आ रही है आपको? आनंद सिंघल जी, आपका दूसरा आपका अनम्यूट किया हुआ है दोनों पे। आनंद सिंघल जी, आ रही है? यस। हाँ, आपका वीडियो भी आ गया। हाँ जी। तो सर, मेरा जो पहली बात आई, जो आपने एक रिलेटेड बात करी कि जो डीएससी की बात करी आपने। जी, मुझे मालूम था ये पहला सवाल यही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजकल आप वो तो अच्छा है कि हम लोग कुछ वर्चुअली बात कर रहे हैं, वरना कई बार तो लोग मंच तक पहुंच जाते हैं। क्या आपने ऐसा कह कैसे दिया? हमारा तो सारा काम ही रुक जाएगा। जी जी प्लीज। डीएससी की जो बात आई, उसमें बात आई जिम्मेवारी की। जी। अब दो एस्पेक्ट है इसके। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जी। कि डीएससी जब हम लोग काम करते हैं तो डीएससी वक्त बे वक्त लगाना पड़ता है। जी। तो उस एंगल से मजबूरी हो जाती है कि डीएससी अपने पास रखना। जी। अब उसके लिए, और इसी तरह से ओटीपी का सवाल आता है, इसी से जुड़ा हुआ है जी। तो ज्यादातर जब आप रिटर्न वगैरह भरते हैं जीएसटी की, खासतौर पर 10 बार तो दिन में उसमें ओटीपी आते हैं। जी। ओटीपी पार्टी से, या तो पार्टी से मांगते हैं और उसको हम फीड करते हैं उसके बिहाफ पे, और या फिर क्या होता है कि हम कोई ऐसा कॉमन नंबर दे देते हैं जो पार्टी के बिहाफ पे हमारा ऑफिस ऑपरेट कर रहा होता है। जी। तो ओटीपी हमारे पास ही आते हैं। जी। तो इसकी एक तो लीगैलिटी और दूसरा सोल्यूशन, प्रिकॉशन सोल्यूशन, ये आपसे चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी लोगों के रात दिन के कार्यकलाप से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। और भी चीजें सीधे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। अभी क्योंकि सारी टैक्सेशन ऑनलाइन हो गई है। देखिए, कानून क्या कहता है? अगर हम टैक्स लॉ की बात करें तो कानून ये कहता है कि भाई जो भी आप कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो भी डेजिग्नेटेड लोग हैं, मैं ये नहीं जा रहा कि किस लॉ में क्या किसको डेजिग्नेट किया है, वो तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, डायरेक्टर है, पार्टनर है, या कहीं अगर सीए या लॉयर को भी अलाउ किया है, कि जिसको भी लॉ ने ऑथोराइज किया है वो उस पर साइन करके इसको अपलोड कर सकता है। अब जहां तक प्रैक्टिशनर्स का सवाल है, केवल सिग्नेचर को छोड़िए प्रैक्टिशनर हर काम कर सकता है। कोई भी रिटर्न बनानी है तो आप उसको A to Z बना सकते हैं, उसमें लीगलिटी कोई इशू नहीं है। उसको आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत है वो ये है कि जो डीएससी आप लगा रहे हैं, आप लगाते तो ओनर्स के, प्रमोटर्स के, डायरेक्टर्स के कंसेंट से ही है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब दो प्रमोटर्स में आपस में झगड़ा हो जाता है, दो डायरेक्टर्स में झगड़ा हो जाता है, तब वो आके आपके जो सीए हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, उसको चपेटते हैं कि साहब इन्होंने जो है वो मेरी रिटर्न गलत भर दी, या मेरा नाम इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, या फलाना जो भी कोई आरोप लगा दिया। जब तक तो सब कुछ दोस्ती दोस्ती आपस में चल रही है तो सब कुछ मुंह जमानी तमाम काम हो ही रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिकली तो लाइफ ऐसी चलती है। तो सवाल ये है कि लॉ क्या कहता है। मैंने इस बारे में बहुत ही विद्वान जुरिस्ट से पूछा, तो मुझे तो यही बात समझ में आई कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बिहाफ पे सिग्नेचर नहीं कर सकता एक्सेप्ट पावर ऑफ अटॉर्नी। वो भी सिर्फ वहां जहां पावर अटॉर्नी अलाउड है। अगर मैं आपको पावर अटॉर्नी देता हूं अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की, बैंक अकाउंट को, तो आप मेरे सिग्नेचर नहीं करते हो, आप अपने सिग्नेचर करते हो और लगाते हो कि साहब ये पावर अटॉर्नी है और मुझे ऑथोराइज किया हुआ है, इसलिए मेरे सिग्नेचर भी मान्य है। यू कैन नॉट साइन एज मी अनुज अग्रवाल, यू विल साइन विक्रम चावला, एडवोकेट विक्रम चावला, अटॉर्नी ऑफ अनुज अग्रवाल, विच इज फाइन, लॉ में अलाउड है। तो डिजिटल आपको लगाना अलाउड नहीं है। अब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की। तो जब डिजिटल नहीं था, फिजिकल था, तब भी काम होता था। तो जैसे भी आप साइन कराते थे, क्लाइंट आपके ऑफिस में आते थे, आप लड़के को भेजते थे, आप कभी वहां जाते थे, कभी बीच रास्ते में मिल जाते थे, कभी घर जाके चाय पी लेते थे, व्हाटएवर। कहीं ना कहीं आपको उसी तरह के रास्तों को सोचना पड़ेगा। प्लस तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप फॉर्म ईमेल पर भेज दीजिए, वो डिजिटल लगा के वापस कर देंगे आपको। जहां पर फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी है वहां तो आप फॉर्म बनाना बिल्कुल आपको अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई इंपर्सोनेशन नहीं है। आप तो भी कंसल्टेंट हैं, आपने फॉर्म बना के उनको भेज दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको साहब डिजिटल लगाना ही नहीं आता, चलाना नहीं आता।
तो साहब ऐसा है कि जो आदमी 100 करोड़ का बिजनेस चला सकता है, जो आदमी सरकार का टैक्स चोरी कर सकता है, जो आदमी मर्सिडीज चला सकता है, जो आदमी लेटेस्ट आईफोन चला सकता है, जो वृंदावन कह के थाईलैंड जा सकता है, वो तो कोरोना ने पकड़ लिया, नहीं तो वो थाईलैंड घूम ही आया था। तो वो डिजिटल नहीं चला सकता भाई। आप अपना लड़का एक दिन भेज के उसको सिखा दीजिए यार, या उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करा दीजिए, खाली पासवर्ड तो डालना होता है, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, मतलब मैं फिर भी मानता हूं, तो एक्सेप्शन की तो चलता है, लेकिन जब हम उसको एज ए रूल यूज करते हैं तो सामने वाले को भी पता है कि जी ये तो हमेशा ये लगा रहे हैं, तो वो तो आंख बंद करके बोल देगा कि ये तो साहब जो है सिंगल साहब नहीं लगाया है। अगर सिंगल साहब 100 में से 2 बार लगा रहे हैं तो सिंगल साहब कहेंगे साहब इस बार तो मैंने नहीं लगाया था, हाँ मैं कभी लगाता था अब नहीं लगाया है, तो उसे भी नहीं पता चलेगी ना। तो अगर वो एक्सेप्शनल है तो मे बी आई विल से प्रैक्टिकली 100 में 1 बार 2 बार चलता है। और जहां तक ये जो क्लाइंट्स की बात है टाइम बाय टाइम, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम क्लाइंट्स को डिसिप्लिन लाएंगे तो भैया अगर आप 30 तारीख को आओगे तो रिटर्न फाइल करने के 10 गुनी फीस लगेगी, कराना हो तो कराओ, नहीं तो जो वकील खाली हो आज वहां चले जाओ। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा सर, वरना सभी लोग जानते हैं 29 को वो फोन करेगा, सर मैं क्या बताऊं, मैं ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी। तो आप कहाँ तक इन लोगों को एंटरटेन करेंगे जो 29-30 तारीख को आते हैं और उसी समय एक्सपेक्ट करते हैं कि वकील साहब सारा काम भी कर दें। तो उनसे कहना जी ठीक है मैंने चलो फॉर्म भर दिया, अब डिजिटल मगर आप लगा, वो कहेगा साहब ये दिक्कत है, साहब ये तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कम से कम 4 केस में आपको उत्तर प्रदेश के बता रहा हूं जहां पर सीनियर प्रोफेशनल हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, और जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन से उनका 3 साल शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक घटना बताऊं, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे साथ कहीं कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं भी प्रोफेशनल हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब वो एक बार कंपनी सेक्रेटरी ने ये डिजिटल वाला मैटर हुआ मगर मैंने उसको जो है भलमनसात में गिरफ्तार नहीं किया। तो मैंने कहा भाई ये भलमनसात क्या चीज होती है, कानून तो कानून है, मतलब साफ साफ बताओ। बोले पहले मैं कंपनी सेक्रेटरी बनने की कोशिश कर रहा था, कई बार फेल हुआ तो मैं पुलिस में आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कंपनी सेक्रेटरी के प्रति। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कानून का प्रोविजन यही है, अगर किसी पार्टनर ने डायरेक्टर ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो गलत कौन है सही कौन है ये तो बाद में आपको पता है, एडजुडिकेशन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस के पास तो कोई पावर है नहीं सही गलत की, वो तो FIR लिखेगी, अरेस्ट करेगी, बाद में कोर्ट में आप बिल्कुल साबित हो जाओगे कि हाँ जी। तो ये इसका जो रियल एस्पेक्ट है वो तो यही है, बाकी कौन क्या करेगा नहीं करेगा ये तो आपका बड़ा इंडिविजुअल डिसीजन है, मैं या कोई भी उसको तो नहीं कह सकते कर सकते। थैंक यू आनंद जी। आनंद जी आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जी इस बात पे एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे में अगर हम क्लाइंट से स्पेसिफिक ऑथराइजेशन लेटर लेकर रखें जी तो क्या किसी हद तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? देखिए बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं ईमेल पे और चिट्ठी लिखवा रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ के स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहे हैं, इसको नोटराइज भी करा रहे हैं, कुछ लोग उसमें 3 या 4 गवाह भी रख रहे हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो इसका लॉ में कोई स्टैंडिंग नहीं है। बाकी जब कोई एडजुडिकेशन होता है उसमें कौन सा तीर कहाँ तुक्के की तरह काम कर जाता है और कौन सा तुक्का तीर बन जाता है, ये तो आप सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई 100% कोई भी चीज नहीं है जिससे हम सोचते हैं कि बेकार की चीज है, वो चीज कभी कभी काम आ जाती है, और जो चीज बहुत काम की होती है एस्टेब्लिश्ड लॉ होता है वो भी तो कभी कभी हम लोग ओवर रूल करते हुए देखते ही है ना। आज जितने भी केस लॉ हैं वो कल ना आज नहीं तो कल ओवर रूल होते ही हैं, तो इसका मतलब वो कोई भी चीज 100% तो है नहीं, तो रिस्क तो बहुत बड़ा है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अरेस्ट तो होगी होगी, ये तो तय बात है। थैंक यू। इसके साथ ही एक छोटा जुड़ा सवाल मेरा और था जी वो था मेरा उसको लेके OTP जी OTP जो आते हैं उसमें क्या उतना ही रिस्क है यूज करने में जितना DSC वाला है या उससे कुछ आता है? जो पार्टी आपके पास OTP आता है अगर DSC forward क्लाइंट करने ने लगाया हुआ है, देखिए अब ये बड़ा प्रैक्टिकल आपने सवाल पूछा कि अगर किसी फॉर्म में OTP क्लाइंट ने लगाया हुआ है फिर तो उसकी ऑथराइजेशन पक्की होगी, फिर तो उस OTP को आप बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना, फिर तो ओटीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर ओटीपी में आपका फोन नंबर है तो जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाया है आपने, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट की कंसेंट है उसके ऊपर, क्योंकि उस पे फोन नंबर किसका दिया जाना है ये तो जो भी रजिस्टर कर रहा है, यानी जो ओनर है बिजनेस का या डायरेक्टर है वही कर रहा है ऑनेस्टली। मतलब आप उसके बिहाफ पे ही कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी उसमें आप लिख रहे हो वो तो क्लाइंट की जानकारी है, तो वो फोन नंबर अपना भी दे सकता है, आपका भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है। तो वो कुछ हद तक मुझे लगता है सेफ है। डिजिटल में सेफ्टी मुझे नहीं नजर। थैंक यू, आपको बड़ा क्लियर इस पे ओपिनियन रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो खासतौर पे हमें आजकल रोज टच करता है जब से सेमिनार यूज कर रहे हैं, स्पेशली जूम को लेके। जी जी जी, अभी हम जूम यूज कर रहे हैं। पिछले दिनों में अखबार में बहुत चर्चा थी कि जूम अनसेफ है, डेटा हैक हो जाएगा, आपके फोन से सारी डिटेल निकल जाएगी। तो इसमें बहुत भ्रांतियां बनी हुई है, कितनी सच्चाई है कितनी भ्रांति है, कुछ रोशनी डालेंगे आप उसमें? देखिए, जूम ऐप जो है एक इजी टू यूज है, सस्ता है, लेकिन इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, ये तो क्लियर है, क्योंकि सर्टिन की तरफ से भी 2 अप्रैल को एडवाइजरी आई है और उन्होंने 2 टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज के बारे में नोटिफिकेशन भी निकाला है और वो नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने भी एक नोटिफिकेशन फिर उसके बाद निकाला था, जो साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, यूएस की भी कुछ एजेंसीज ने निकाला है। तो जिस तरह के सेमिनार हम लोग कर रहे हैं उसमें तो कोई सीक्रेट बात हो ही नहीं रही है, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये तो आप देख रहे हैं कि आपने उस पर यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, आप पब्लिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉर्पोरेट डिटेल्स या किसी क्लाइंट से पर्सनल बात कर रहे हैं जहां पर आप टैक्सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां अगर कोई मैन इन दी मिडिल, यानी कि कोई बंदा बीच में आ जाता है, सुनने लगता है आपकी बातचीत, तो रिस्की हो सकता है। तो उसके लिए जूम को सुरक्षित नहीं माना गया है, तो एडवाइजेबल है कि जूम को अवॉइड किया जाए। और तमाम एप्लीकेशंस हैं, गूगल मीटिंग है फॉर एग्जांपल, वेबएक्स है, उसको आप यूज कर सकते हैं। दे आर कंपैरेटिवली सेफर, एटलीस्ट जब तक पता नहीं चलता तब तक तो सेफ नहीं है। जब तक पता नहीं चलता। देखिए, हमारे यहाँ एक्चुअली एक साइबर में होता है 0 डे वल्नरेबिलिटी। 0 डे वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि वो ऐसी वल्नरेबिलिटी या रिस्क है जो उसी दिन पता चलेगी जिस दिन से वो शुरू हो रही है, वो डेट बेस्ड है, और वो फ्यूचर में डेट कब आएगी वो किसी को पता नहीं है। ये एक फैक्ट है जी। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन और पूछूंगा कि जो लोगों को भ्रांति थी कि जूम यूज करने के वजह से आपके जो फोन पे अगर आप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसका डेटा चोरी हो जाएगा, ऐसा भी कुछ? देखिए, बहुत सारे एप्स हैं जो आपकी तमाम परमिशंस लेते हैं और वो कुछ ना कुछ डेटा अपने सर्वर्स में ट्रांसफर करते रहते हैं। जूम के बारे में भी ये भ्रांति बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा डेटा चोरी करेंगे, क्योंकि एक्चुअली दे आर यूएस लिस्टेड कंपनी है, तो चाइनीज लोगों की कंपनी, बट दे आर लिस्टेड इन यूएस, तो आई डोंट थिंक। बट टीवी वाले पूछते हैं तो मैं भी हाँ ना बोल देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो न्यूज चलानी होती है ना। क्या करें? वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। थैंक यू सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो हमारे पे चैट बॉक्स पे आए हैं जी, अगर आपका समय हो दे तो। नहीं, आप पूछिए प्लीज। नवीन जैन बिलासपुर से पूछ रहे हैं, सर कुड यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट मोबाइल स्क्रीन हैकिंग? ये क्या चीज है? स्क्रीन हैकिंग ये क्या चीज है? देखिए, ऐसा है कि आप में से अगर किसी ने भी टीम व्यूअर या एमीडेस्क वगैरह सॉफ्टवेयर यूज किए हो, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि आपकी स्क्रीन को दूसरे लोगों तक ले जाते हैं। जैसे अगर हम जूम की भी बात करें थोड़ी देर के लिए, तो जूम क्या कर रहा है, मेरी स्क्रीन को आप सब लोगों के पास ले जा रहा है, जो कुछ मेरी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ वही आप सबको दिख रहा है। इसी तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं, टीम व्यूअर हैं, एमीडेस्क हैं और तमाम सॉफ्टवेयर है स्क्रीन शेयरिंग के। तो ये एक रूटीन सॉफ्टवेयर है, और अगर साइबर अपराधी आजकल क्या करते हैं, बातों बातों में ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा देते हैं और फिर उनको आपकी स्क्रीन मिल जाती है, तो जो ओटीपी वगैरह या यूजर नेम पासवर्ड आपके कंप्यूटर में है वो भी देख पाते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन पे अगर जो भी दिख रहा है इस समय, वो मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई ओटीपी आता है तो कोई भी देख सकता है। तो वो बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। किसी भी बैंक के नाम पर फोन करने वाले को आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराने के लिए कोई भी बैंक, पेटीएम फोन नहीं करता है। प्लीज सभी लोग ध्यान रखें
और एक से एक पढ़े लिखे, मतलब मैं क्या बयान करूं उनकी डिग्रीज की, MD, DM, PhD, LLB, LLM, CA, CS, मतलब कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसके लोग इसमें बचे हों, आर्मी के, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो IPS ऑफिसर्स हों। तो ये प्लीज किसी भी तरह का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, पेटीएम आपको कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए या OTP या कोई कोड शेयर करने के लिए फोन नहीं करता, ये तरीका है ही नहीं। थैंक यू। इसके बाद शैलेंद्र कुमार विद्यार्थी पूछ रहे हैं, इज इट सिक्योर टू शेयर द फोटोज ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप? विद्यार्थी जी रामपुर से। हाँ जी, हाँ जी। विद्यार्थी जी नमस्कार, आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, वर्चुअल मुलाकात हो रही है। इनको लो क्या वीडियो पे? किसी भी सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी निजी फोटो शेयर करते हैं तो उसके डाउनलोड होने की भावना बनी रहती है। अब जब वो डाउनलोड हो गया तो उसके बाद फोटोशॉप जैसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनपे हमें छेड़छाड़ करके और उसका फिर प्रोफाइल इत्यादि पे लगा के मिसयूज करा जा सकता है। तो ये रिस्क आपको लेना है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उसकी तरकीब ये है कि अगर फेसबुक भी आप यूज कर रहे हैं फैमिली फोटोज के लिए, तो एक पर्सनल ग्रुप बनाएं जिसमें आपके नॉन 5, 10, 15 लोग हों, उसमें शेयर करें। जनरल आपकी जो टाइमलाइन है उस पर ना डालें, क्योंकि उस पर आप डालते हैं तो पता नहीं चलता कि आपके जो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में 2-5 हजार में कौन बकवास लोग हैं, कौन अच्छे लोग हैं। दैट रिस्क इज देयर, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी बचा नहीं सकता आपको इससे, क्योंकि किसी के दिल में क्या है क्या कैसे पता चलेगी। बिल्कुल ठीक। पंकज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, कैन यू रिकमेंड एनी गुड एंटीवायरस? सर मैं रिकमेंड करूंगा तो दूसरे लोग कहेंगे कि आपका इनसे क्या बैकएंड में कुछ डीलिंग है, क्योंकि हमारी तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं ना, जब भी कोई चीज होती है तो वो सबसे पहले लोग कहते हैं अच्छा इनका अपना क्या इंटरेस्ट है। सभी अच्छे हैं। वैसे मैं निजी रूप से कैस्परस्की इंटरनेट सिक्योरिटी यूज करता हूँ, क्योंकि मैं किसी की भी अगर ये कहूंगा कि ये अच्छा नहीं है तो वो कल ही मुझे नोटिस थमा देगा कि भाई साहब आपने कैसे कह दिया मेरा अच्छा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। और आप पूरा लीगल प्रिकॉशन लेके बात कर रहे हैं। आप पूरी लीगल प्रिकॉशन लेके बात कर रहे हैं। अब जब वकीलों से बात कर रहे हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा है? आप में से कौन मित्र है और कौन, देखिए वकील सारे मित्र हैं, लेकिन कोर्ट में दो लोग आमने सामने खड़े होते ही है ना, तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते ही हैं। और क्लाइंट को तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं क्लाइंट का नाम लेके थोड़ी ना बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ है। तो कल को आप मेरे सामने खड़े होके बोलेंगे कि साहब आपने कैसे, आप मैं कैफी की तरफ से खड़े हो जाएंगे तो मेरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद रोमित अग्रवाल जी है, शायद मुरादाबाद से है, मेरे नाम पूरा नहीं आ पा रहा। ये पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क फ्रॉम होम डायग्राम यू सजेस्टेड? नहीं, स्टैंडर्ड जो भी हार्डवेयर होता है, अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट तो आपका कोई भी i3 जैसे यूज कर रहे हैं या इवन पेंटियम वगैरह भी अगर आप पुराने यूज कर रहे हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर में भी कोई बहुत हाई कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं होती है, i3 i5 भी चलते हैं आराम से। बेसिकली थोड़ी रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल लोग अगर एक ही मशीन पे काम करेंगे तो रैम बढ़ानी पड़ेगी आपको, विच इज अगेन नॉट एट ऑल कॉस्टली। अगर आप समझें कि 4 GB रैम है, मैं समझता हूँ 2-2.5 हजार रुपए में यूजुअली मिल जाती है, एंड दैट्स ऑल। और सर्वर का यहाँ पे मतलब कोई हाई एंड सर्वर से नहीं है। अगर आप कोई ठीक ठाक ब्रांडेड पीसी भी ले लेते हैं वो भी अच्छे सर्वर का काम करता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ फाइल्स के लिए यूज करना है, उसको फाइल सर्वर है ये। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेटाबेस या कोई कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटिंग थोड़ी ना हो रही है, तो आराम से स्टैंडर्ड हार्डवेयर यूज होता है, कोई इसमें हाई एंड हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। कुलविंदर सिंह राठौर पूछ रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं राठौर साहब? राठौरी सहारनपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, सहारनपुर से तो हिमालय भी दिख रहा है मैंने सुना। बिल्कुल दिख रहा है, आज सुबह 5 बजे भी दिखाई दिया था। अच्छा उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया था जो थोड़े दिन पहले अखबारों में था, लेकिन आज भी सवेरे दिखाई दिया था 5 बजे। अखबार वाले तो साहब कुछ भी दिखा देते हैं, दिखता कुछ है वो अच्छा या खराब कुछ भी कर देते हैं। वो नहीं उतना ही अच्छा दिखा था जितना उस दिन अखबारों में आया था, उतना ही अच्छा दिखा था जी। वेल, कुलविंदर पूछ रहे हैं कि इज साइबर क्राइम इंटरनेशनल क्राइम? फॉर एग्जांपल, if we have paid an online order for something overseas website or an overseas website, and then the site turns out to be fraud, then where can we complain?
देखिए इंटरनेशनल में ये थोड़ा रिस्क तो बना ही रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल में कंप्लेंट तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, बट सवाल ये है कि इंटरनेशनल में इन्वेस्टिगेशन की दिक्कत है, ठीक है। तो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा चारा होता है वो ये होता है कि जिस पेमेंट गेटवे को उन्होंने यूज किया है, और अगर वो इंडियन पेमेंट गेटवे है तो उसको आप नोटिस दे सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर पेमेंट गेटवे भी बाहर का है और साइट भी बाहर की है तो फिर रेमेडी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां तक पहुंचना, उनको कंपेल करना, देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, बट वो बड़े कम्बरसम है। और 50,000 1 लाख रुपए के लिए एमलेट में आप अगर जाते हो तो 5 साल में सीबीआई के थ्रू आप समझ सकते हो। अभी हम मलैया को तो यहाँ पर ला नहीं पाए, 9,000 करोड़ का मामला हो गया और पूरी सरकारी मशीनरी उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है जी। 6 साल में तो वो तभी यहाँ आया नहीं है। तो अगर हम सोचे कि 50,000 रुपए के मेरे फ्रॉड के लिए कोई एजेंसी किसी इंटरनेशनल फ्रॉडस्टर पे कुछ कार्रवाई इफेक्टिव करके मुझे पैसे दिलवा पाएगी, खैर मैं तो क्या कहूँ। थैंक यू। एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है अतुल श्रीवास्तव जी सिद्धार्थ नगर से, क्योंकि बड़ी टिपिकल सी प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ नगर इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है जी, और ये पूछ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जैमर लगा हुआ है, वहां मजबूरी में क्लाइंट की जगह जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ता है, क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे सिचुएशन में एडवोकेट क्या करें? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उसकी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। डिजिटल सिग्नेचर में इशू है। तो डिजिटल सिग्नेचर में तो अगेन हम लोग लंबी चर्चा कर ही चुके हैं, उसमें आप कितना भी घुमा फिरा लो, अगर आप मेरी गर्दन पकड़ोगे तो आप जो कहोगे मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन जो वास्तविकता है, जो लीगल पोजीशन है, वो तो मैंने आपके सामने रख दी है। पर रिटर्न तो आप फाइल कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो टैक्स कंसल्टेंट का काम ही है, फॉर्म को बनाना, उसमें डिटेल्स को डालना, कैलकुलेट करना और उसको अपलोड कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स फाइन। थैंक यू। अमित ग्रोवर पूछ रहे हैं कि कैन यू शेयर सम फेमस एप्स which through which data can be hacked? नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगा आपको, क्योंकि अभी आपने सेक्शन 43 में देखा होगा कि somebody is enabling others to hack, तो सजा 3 साल की है। नहीं, वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन सी ऐप से बचा जाए, उनका तात्पर्य ये है। देखिए ऐसे फेमस ऐप्स है, कोई कॉमन ऐप्स। देखिए ऐसा है कि इंडियन आर्मी ने एक कम्युनिकेशन निकाला था, आप गूगल में डाल के देख लीजिए, 30-40 ऐप्स का उन्होंने नाम लिया है, जैसे स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ऐसे बहुत सारे, यूसी ब्राउजर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके बारे में ये बड़ा एस्टेब्लिश्ड है कि वो डेटा को ट्रांसफर लगातार आपके करते हैं। तो उसकी एक पूरी लिस्ट दी हुई है, गूगल कर लीजिए, इंडियन आर्मी चाइनीज ऐप्स बैन, ऐसे कुछ डाल के तो मिल जाएगा, और ये रेगुलरली आता रहता है। और ईमानदारी की बात यह है कि कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाना किसी भी समय पॉसिबल नहीं, बिकॉज गूगल में अगर आप देखो तो देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ एप्स। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने कितने ऐप्स यूज किए तो शायद बहुत कम यूज किए होंगे, और फिर उसका एनालिसिस बहुत मुश्किल है। तो उसकी तरकीब यही है कि आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो आप अपना प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वो एक ऐसे फोन से करें जिसमें अनवेरीफाइड या जो गूगल वन को छोड़ के जो भी ऐप्स हैं वो अनवेरीफाइड है, वो आप उसमें ना डालें। और दूसरे फोन में इस टाइप के गेम्स के सब ऐप्स डालें जिसमें कि अगर डेटा चोरी भी होता है तो निजी डेटा आप रखिए ही नहीं, उसमें क्या ले जाएगा आपका? ये अदरवाइज इसका बड़ा मुश्किल है पता लगाना। आप सोचें कि आप मुझे एक ऐप भेजेंगे और मैं आपको बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसकी पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, और कितने ऐप्स की कहाँ तक एनालिसिस करें, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। थैंक यू सर। सुरेश हितकारी फतेहपुर से पूछ रहे हैं, अगर क्लाइंट ऑफिस में आकर डीएस से यूज करे हमारे लैपटॉप से जी, क्या इसका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता है, और ऐसे में कोई क्या समस्या है? बेटर होगा कि आप उसको या तो अपना लैपटॉप लाने के लिए कहें या एक लैपटॉप सेपरेटली रख दें क्लाइंट्स के इस्तेमाल के लिए, बेटर होगा। आईपी एड्रेस तो आ जाता होगा उसमें जहां से अपलोड हुआ है। सर मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद आ रहा है कुछ लॉ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कमेंट्स आपके लिए,
वो शायद आपसे काफी इम्प्रेस्ड है, लॉ स्टूडेंट्स। मैं आपको चैट भेज दूंगा इसकी कॉपी, वो आपसे संपर्क में आना चाहते हैं। हाँ, तो मेरा नंबर 9810347977 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। स्क्रीन पे आ रहा है। तो और यही मेरा ईमेल आईडी है, ए लगाएं मेरे फोन नंबर के आगे, @gmail करें, या साइबर ज्ञान मेरी वेबसाइट है, या फिर ट्विटर या दूसरे और माध्यम तो होते ही, बट व्हाट्सएप आपको ज्यादा पॉपुलर है, so anybody is welcome। एक और क्वेश्चन जो निखिल पाइलवान इन्होंने पूछा है, और मैं भी भूल गया पूछना से, कि क्लाउड कंप्यूटिंग जी, जैसे एक तो आपने VPN वाला सिस्टम बताया था जी, और एक होता है जहाँ पे हम क्लाउड में अपना डेटा सेव कर लेते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, तो उसकी सेफ्टी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, VPN तो क्लाइंट साइड पर यूज होता है, चाहे आप डेटा अपने सर्वर में रखें, चाहे क्लाउड पे एक सर्वर स्टोरेज ले लें। VPN अलग तरह की चीज है। VPN का फायदा ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं तो डेटा एक इंटरनेट के या पाइप के माध्यम से जाता है। जैसे घर में अगर आप देखें तो पानी, आपके जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है वो एक पाइप के माध्यम से आपके यहाँ तक आता है। तो हमारे और म्युनिसिपैलिटी के बीच का जो पूरा एरिया है, अगर उसके बीच में कहीं पाइप टूट जाता है तो घर में मिट्टी वाला पानी आने लगता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ये VPN उससे बचने के लिए है कि वो VPN क्या करता है, आपके और म्युनिसिपैलिटी के टंकी के बीच में एक प्रकार का प्राइवेट पाइप डेवलप कर देता है, तो कोई दूसरा आदमी उसमें कोई मिलावट या कोई गंदगी या कोई जहर नहीं डाल सकता। जहां तक क्लाउड का सवाल है, क्लाउड का मतलब ये होता है कि एक तो ये है कि हम अपने ऑफिस में एक सर्वर रख सकते हैं जिसमें अपना तमाम डेटा फाइलें रख रहे हैं। एक ये हमने कहा यार ऑफिस में सर्वर रखने हैं तो रोज चलाना बंद करना पड़ेगा, AC लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो हम क्यों ना ये स्टोरेज क्लाउड पे खरीद लें। तो इतना ही होता है उसका फर्क। क्लाउड इज बेसिकली स्टोरेज। जैसे हम Gmail एक्सेस करते हैं तो बेसिकली क्लाउड, दैट्स ऑल। इज इट सेफ जनरली? देखिए, जनरली सेफ है, लेकिन अगर आपके यहाँ से जो कम्युनिकेशन क्लाउड में जा रहा है वो सेफ नहीं है। अगर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ और मैंने आपके वाईफाई का पासवर्ड डाल के, तो मुझे तो आपकी सारी जानकारी दिख रही है, आप कौन कौन सी फोटोज भेज रहे हैं, रिवर्स पॉर्न भेज रहे हैं या जेन्युइन पॉर्न भेज रहे हैं। क्योंकि चाइल्ड पॉर्न जो है, अगर आप प्राइवेट में भी व्यू कर रहे हैं तो वो सीरियस ऑफेंस है। चाइल्ड पॉर्न कैन नॉट बी व्यूड इन इंडिया एज पर लॉ, इवन इन प्राइवेट। एडल्ट पॉर्न तो कर सकते हैं। तो बस मैं आपको मैसेज भेज दूंगा कि साहब मैंने आपकी जो है वो चाइल्ड पॉर्न जो आप देख रहे थे उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो या तो इतने $, पहुंचा दीजिए, नहीं तो समझ लीजिए फिर क्या होने वाला। ये रिस्क बना रहेगा। थैंक यू सर। संकेत अग्रवाल पूछ रहे हैं, इज इट सेफ टू यूज इंटरनेट बैंकिंग ऑन आवर सेल फोन एंड PC? सॉरी, आप दोबारा से रिपीट कर देंगे? इज इट सेफ टू यूज इंटरनेट बैंकिंग ऑन सेल फोन एंड PC? हाँ, बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो एटिकेट्स, जो हाइजीन मैंने आपको बताई है उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो एक भी दिन नहीं किया तो बस आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड सेव करके रखते हैं और आपके सिस्टम में फोन में कोई मैलवेयर आ गया तो समझ लीजिए आपका यूजर नेम पासवर्ड चोरी हो जाएगा। वो पर्सन आपके मैलवेयर खुद ब खुद उसमें टीम व्यूअर या एमिडेस्क डाउनलोड कर देगा, तो OTP आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रात के 12-1 बजे जब आप सो रहे होंगे तो वो OTP भी उसको मिल जाएगा, वो डील कर लेगा आराम से, आपका अकाउंट खाली कर देगा। मेरे पास कई ऐसे वकील मित्रों के मैसेज आए हैं कि वो सुबह सो के उठे और रात भर में जितनी उन्होंने लिमिट दी हुई थी मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए, वो सारी की सारी खाली हो गई। तो ये सेफ है, लेकिन अगर आपने अपना OTP शेयर कर दिया या आपका फोन इन्फेक्टेड है तो 100% अनसेफ है। थैंक यू सर। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर से, उनका एक क्वेश्चन आया, आनंद जी आप इधर ध्यान देंगे इस पे। ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन में भी अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है क्योंकि एक बॉर्डर सिक्योरिटी वाला इशू था, और फौज रजिस्ट्रेशन के केस में क्या प्रोफेशनल ने अपना मोबाइल दिया और उस पर FIR हुई है, किसी प्रोफेशनल पे भी FIR होगी उस चक्कर में? मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ 4 केस तो ये तो जब डायरेक्टर्स में आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो सबसे पहले FIR प्रोफेशनल पे ही करते हैं। तो इनसे सिद्धार्थ नगर वाले हमारे मित्र से मैं ये कहूँगा कि वो आपका जो मामला है वो एक प्रॉपर मैटर है, इसको आप सेपरेटली डिस्कस करिए, क्योंकि फोरम पे फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं
वो शायद निजी रिकॉर्ड में आ जाती हैं, तो वो जरा कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है। बट अदरवाइज जो लीगल प्रोविजन है, पोजीशन है, वो तो मैंने आपको बताई। रिस्क तो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमने लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ लोगों का कुछ और प्रश्न रहते हैं तो वो चाहे तो अनुज जी को उनके जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दी है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। एंड नहीं तो हमारे यूपी टैक्स बार की अपनी ईमेल्स आईडी है info@uptv@gmail.com, उस पर भी आप प्रश्न भेज सकते हैं। मैं अभी फ्लैश भी कर दूंगा थोड़ी देर में ईमेल आईडी, उस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो उसको भी जवाब देने की कोशिश करें। और इसके साथ अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है आपको शेयर कर दूंगा विक्रम जी। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो अपने मेंबर्स को भेज सकते हैं। सभी मेंबर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि साइबर या डिजिटल एविडेंस से जुड़ा हुआ कोई भी लीगल या टेक्निकल मैटर है तो वो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका स्वागत है। और आपने हमें आज बात करने का मौका दिया, ये भी हमें अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंघल जी से कि वो जरा सा इसको वाइंड अप करें। आनंद सिंघल जी प्लीज। भाई अनुज जी, बहुत फेमिलियर नाम है मेरे लिए, पर्टिकुलरली आपका बहुत अच्छा लगा। इतना इंफॉर्मेटिव और इतने सरल और सूक्ष्म शब्दों में इतने विस्तार से चीजों को बताया कि काफी चीजें हम सभी को, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था इसमें से इतने यहाँ मौजूद थे तो जिनको कुछ क्या बहुत कुछ नहीं मालूम हुआ होगा, बहुत कुछ मालूम हुआ होगा। आपने डीआरसी के बारे में जो बताया और चीजों के बारे में जो बताया, वाकई रियली बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताई आपने। और जिस तरह से आपने सेफगार्ड जो है उसका बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी ने समस्या ही बताई आपने जो उसका सेफगार्ड भी बताया, जो पॉसिबल उसके मिसयूजेस हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और हम सब के लिए बहुत काम के हैं। हम आपको बराबर जो है इसमें सचेत करते हैं इस चीज के लिए। ये आपने जो बराबर हम लोग को सचेत किया है, दैट इज वेरी, हम सबको इससे बहुत कुछ ज्ञान हुआ है। हम आपके बहुत आभारी हैं। यूपी टैक्स बार आपके लिए बहुत आभारी रहेगी सदैव। थैंक यू, थैंक यू। सिंघल साहब आप कहाँ से हैं? अयोध्या। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तो वाणी में मतलब क्या कहना चाहिए कि दैवीय असर तो है ही है। जिस तरह से आपने समझाया आज, बहुत मेरे अच्छा बच्चे लगा। का नाम भी जो है अनुज ही है सर। अच्छा। बहुत फेमिलियर हमारा नाम है आपका। नहीं, हम तो सबसे छोटे हैं आपसे भाई, हमारा नाम तो अनुज है, हम तो छोटे ही हैं। काम तो अपना ग्रज वाला कर रहा है आज। अरे नहीं नहीं ऑलवेज अनुज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज शेयरिंग से बढ़ती है सर। नॉलेज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हम अगर ये कहें कि हमें ज्यादा आता है किसी को कम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हर कोई अपना अपना थोड़ा एक एरिया पकड़ के उसमें काम करने रहता है, तो आपको थोड़ी सब कुछ जानकारी है। सिंघल साहब अपना नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर कभी अयोध्या आएंगे तो आपसे मिल लेंगे। नहीं आप अयोध्या जरूर आए। तो आना ही पड़ेगा साहब, रामलला के दर्शन करने। और आप तो साहब हर शख्स के लिए हमें ये उम्मीद है कि हम अच्छे होस्ट शाबित हो सकें बस। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सौरभ सिंह गहलोत जी से कि वो आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स अनुज जी को दें। अनुज जी, इन द मीनटाइम अपना स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे प्लीज। हाँ श्योर। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे संस्थापक सदस्य सीएम बंसल साहब ने प्रांतीय संघ को अपना आशीर्वाद ज्ञापित किया, जो वास्तव में हृदय को छू गया। क्योंकि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहां आसमान से भगवान की दुआएं भी होती। हमारे मुख्य वक्ता श्री अनुज अग्रवाल जी, जो चेयरमैन सेंटर ऑफ द रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, जैसे सिंघल साहब ने कहा था कि साइबर गुरु हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आए और उन्होंने ये बताया कि साइबर क्राइम क्या होता है, क्यों होता है, इसके लिए
कैसे इसकी सेफ्टी की जा सकती है और इसके होने पर आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर क्या सजा होती है। मुझे लगता है कि मैं तो ये महसूस करता हूं कि इन्होंने साइबर क्राइम और साइबर लॉ के विषय में हम सबकी आंखें खोल दी, हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। मैं प्रांतीय संघ की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी से कि वो आए और मीटिंग को फॉर्मली क्लोज करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने ये साबित किया कि आप अनुज नहीं हैं, अग्रज हैं। अरे नहीं सर। आपके सम्मान में बस इतना ही हम कह सकते हैं, आए तो अपने साथ में लाए बहार तुम, और जाने लगे तो ले गए दिल का करार तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके प्रति। आपने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, आपका स्नेह, आपका व्यवहार हम लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, और इसी प्रकार से आपका स्नेह हम लोगों के प्रति बना रहे, यही आपसे आग्रह है। साथियों, ये बैठक आज ऑलवेज ये बैठक यहीं समाप्त की जाती है। परसों फिर हम लोगों की नए विषय पर भेंट होगी, चर्चा होगी। आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने साथियों को अधिक से अधिक इसमें जोड़िए। धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार सभी लोगों। नमस्कार।